हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ चैप्टर बैंकिंग का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इकॉनमी में। जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं सेंट्रल बैंक्स के द्वारा उनको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट करती हैं जिससे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है इकॉनमी में। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की उसको हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक आर क्लासिफाइड एज, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो है सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो कि ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी पर फोकस करते हैं, कि सारी सप्लाई देखनी होती है उनको मनी की, उस पर ये लोग फोकस करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं आरबीआई के द्वारा जो है यूज़ किए जाते हैं कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको फ्लो ऑफ क्रेडिट को कैसे मैनेज किया जाए इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। दिस पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिसी ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इस पॉलिसी को हम पॉलिसी ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ। पहला है रेपो रेट, दूसरा है बैंक रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट, चौथा है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, और फिफ्थ है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड सिक्स्थ इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब हमने जो है पिछली वीडियो में CRR और SLR बहुत अच्छे से डीपली कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं रेपो रेट से। रेपो रेट refers to the rate of interest at which RBI lends money to the commercial banks and the commercial bank take loan from RBI basically to correct their liquidity status। अब रेपो रेट क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक्स जो हैं आरबीआई से लोन लेते हैं कि उनका जो स्टेटस है, लिक्विडिटी स्टेटस है, उसको सही करने के लिए, यानी उनके पास पैसों की अगर कमी हो गई है या कुछ भी ऐसा रीज़न है उसकी वजह से उनको लोन लेना पड़ता है आरबीआई से, तो आरबीआई जो लोन बाद में सेट लोन का जो परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट रेट होता है जो सेट करती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। आरबीआई कैन इम्पैक्ट द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इन 3 ways। 3 तरह से इसका जो इस्तेमाल है आरबीआई के द्वारा किया जाता है, इस पे इम्पैक्ट डाला जाता है क्रेडिट क्रिएशन पर। आरबीआई जो है वो क्या करती है कि अगर जैसे मान लो इन्फ्लेशन का टाइम है तो उस टाइम पर जो है रेपो रेट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी, या फिर अगर डिफ्लेशन का टाइम है तो उस टाइम पर रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देगी। तो इस तरह से वो क्या करती है, इसको मैनेज करती है कि क्रेडिट क्रिएशन को बहुत अच्छे से उस कैपेसिटी में मैनेज किया जा सके कि जिससे इकॉनमी जो है उसका बेनिफिट भी हो सके और मनी सप्लाई ज़्यादा ना हो इकॉनमी में। क्या हो जाता है कि मनी सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है इकॉनमी में, और यहाँ पर जो बाद में ब्लैक मनी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब 3 तरह के से जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स पर क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को रोक सकती है या क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को बढ़ा सकती है। अब कैसे? A rise in repo rate would discourage the commercial banks to build their cash reserves। अगर राइज हो गया रेपो रेट में, रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक में डिस्करेजमेंट आएगी कि वो आगे कैश रिजर्व्स को बोरोविंग यानी जो लोन में अगर वो देते हैं, अपना कैश रिजर्व ले लिया साइड में रख दिया, उसके बाद जो लोन देते हैं वो उसकी जो कैपेसिटी होती है उस लोन की वो कम हो जाती है, और जिससे जो क्या होता है कि जो सप्लाई होती है मनी की जो भी क्रिएट की जाती है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, एंड वाइज वर्सा। अब इसका उल्टा हो जाएगा, अगर रेपो रेट जो है वो अगर डिक्रीज हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि जो सप्लाई होगी मनी की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनके पास जो है लोन देने की पावर बढ़ जाएगी। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए
जो रेपो रेट है, ठीक है, अगर आरबीआई ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, 20% कर दिया, और जो रेट था वो था पहले 10%, ठीक है जी। अब इसमें क्या करा गया, देखो ये जो रेपो रेट है इसका मतलब क्या है कि जो कमर्शियल बैंक हैं उन्होंने आरबीआई से क्या लिया होगा, लोन लिया होगा। अब लोन पर उनको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को, तो वो 20% कर रहे हैं। या मान लो अगर उन्होंने लोन लिया था 1 लाख का, ठीक है, और अगर उस पर 20% अगर उनको पे करना पड़ रहा है तो इसका मतलब कितना हो गया कि 20,000 उनको पे करना पड़ रहा है, बाकी का 80,000 रुपया वो लोन में दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई, कम हो गई। पहले उनको सिर्फ 10% देना पड़ता था, यानी सिर्फ 10,000 बाहर निकालना पड़ता था, बाकी का 90,000 लोन में दे देता था वो क्रेडिट पर। अब यहाँ पर तो क्या हो गया, कैपेसिटी कम हो गई लोन की, तो सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाती है, इस टाइम पे डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। अब मान लीजिए कि रेपो रेट जो है अब उसको क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है, डिक्रीज कर दिया गया। अब इसको कर दिया गया 5%, 20% से सीधा इन्होंने 5% कर दिया। अब वही 1 लाख का लोन था, 5% कर दिया गया तो कितना आ गया, 5,000, यानी अब वो 95,000 क्या कर सकती है, लोन के रूप में दे सकती है। कौन, कमर्शियल बैंक। अब ये जो कमर्शियल बैंक है लोन के रूप में अगर दे देगा तो इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी जो है उस वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो गया था, सप्लाई ऑफ मनी तो डिक्रीज हो गई थी, पहले 10% था, अब क्या हो गया, ये हमारा एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है, मान लीजिए ये एक्चुअल अमाउंट था, अब ये 10% था, इंक्रीज किया 20%, तो लोन की जो वैल्यू है, अब पहले 90,000 में लोन दे देता था, अब 10,000 रुपये उसको घाटा हो गया, तो यानी सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब यहाँ पर अगर लोन का जो जो रेपो रेट है वो अगर डिक्रीज हो गया, पहले एक्चुअल में वही 10% था, वो डायरेक्ट अब 5% हो गया, 10% पे तो वो 90,000 दे रहा था, अब 95,000 दे सकता है लोन के रूप में, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट बोला गया है कि अगर इंक्रीज होगा रेपो रेट में, एक्ट्स एज अ वार्निंग सिग्नल, वार्निंग सिग्नल देता है कमर्शियल बैंक्स को कि हेल्थी रिजर्व्स को मेंटेन रखें अपने वॉल्ट कैश में। तो यहाँ पर जो है वॉल्ट कैश इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उनको रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा अपने पास, सो जो कैपेसिटी होगी क्रेडिट की वो कम हो जाएगी, तो सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो जाएगी। ये उसी तरह से समझना जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन या थर्ड सिचुएशन जो है वो आती है कि व्हेन जो रेपो रेट है अगर उसको इंक्रीज कर दिया गया, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा फ्रॉम द बोरोवर्स। अगर मान लीजिए मैं लेने गई थी लोन कमर्शियल बैंक से, सो कमर्शियल बैंक ने मुझे जो लोन प्रोवाइड किया उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, जो मुझसे कमर्शियल बैंक चार्ज कर रहा है, उसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है इंक्रीज होगा। अब देखो, अब जो कमर्शियल बैंक था उसके पास आ गया कि वो अब 80,000, ठीक है, डिक्रीज हो गई थी मनी सप्लाई 80,000 पर। अब उसके पास ये था कि अब जैसे कोई शॉपकीपर होता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है उसके गुड्स के ऊपर, तो वो कहाँ से चार्ज करता है, डायरेक्टली कस्टमर से ही चार्ज करता है। तो अब वो उस लोन का जो इंटरेस्ट पे करता है कमर्शियल बैंक, ठीक है, जो भी कमर्शियल बैंक लोन का इंटरेस्ट पे करेगा वो क्या करेगा, हमसे ही चार्ज करेगा, तो इस पर भी वो क्या बढ़ा देगा। अगर वो 80,000 पर पहले लेता था 10%, तो वो 30% रेट कर देगा, ठीक है जी, 30% रेट कर देगा। तो वो 30% कौन पे करेगा, उसका वो बोरोवर जो कि उससे लोन लेने आया है, यानी मैं लोन लेने आई हूँ, ये एक बैंक है और ये मैं हूँ, ठीक है, मैं लोन लेने आई थी, अब उसने मुझे 30% पर लोन दिया, अभी 30% मैं उसको बैंक को दूंगी। तो यानी यहाँ पर अगर जब रेपो रेट इंक्रीज होगा, इसका रेपो रेट इंक्रीज हुआ था, तब उसके साथ साथ इसका मतलब जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मार्केट रेट है इंटरेस्ट का, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है।
और इससे क्या होगा, जो डिमांड होती है क्रेडिट की वो भी कम हो जाएगी। अब मैं इन्वेस्टर थी, मैं लेने आई थी लोन, अब मैंने देखा ये तो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, तो मैं लोन नहीं लेती। तो यानी थोड़ी बहुत डिमांड ये हो सकता है कि कम हो जाती है। तो इससे ये हो जाता है कि अगर हाउस होल्ड ने, किसी भी हाउस होल्ड ने या किसी इन्वेस्टर ने अगर लोन लिया है तो उससे क्या होगा, उसकी जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसके होंगे, इन्वेस्टर्स के, और हाउस होल्ड के कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे मोटी मोटी बात क्या है कि इन्फ्लेशन के टाइम पर जो है रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया जाता है कि वहाँ पर जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कम कर दिया जा सके। और डिफ्लेशन के टाइम पर, सॉरी यहाँ पर इन्फ्लेशन दोबारा लिख दिया मैंने, डिफ्लेशन आएगा, यहाँ पर डिफ्लेशन कर लीजिएगा, डिफ्लेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब डिफ्लेशन का टाइम होगा तो डिक्रीज़ कर दिया जाएगा रेपो रेट को। अब देखिए नेक्स्ट आता है बैंक रेट। लाइक रेपो रेट, बैंक रेट भी जो है इसी तरह से होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है कमर्शियल बैंक आरबीआई को जब आरबीआई से वो लोन लेता है, सेम एज इट इज़ होता है। लेकिन यहाँ पर नेचर ऑफ लोन जो है डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ सम कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। इनके बीच में कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, उसकी वजह से इन दोनों को अलग कर दिया गया है। बाकी वैसे ही यही है कि कमर्शियल बैंक लोन ही लेगा आरबीआई से। बैंक रेट में क्या होता है, बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस पड़ते हैं। बैंक रेट जो है relates to the loans offered by the RBI to the commercial bank without any collateral। यहाँ पर जो है RBI जो है लोन ऑफर करता है कमर्शियल बैंक्स को बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी सिक्योरिटी के। क्या होता है कि कभी भी बैंक अगर लोन देता है या किसी से लोन लेता है तो उनको कोई ना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, तो यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती। लेकिन रेपो रेट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। उसके बाद है कि बैंक रेट जो है डज नॉट अलाउ एनी फैसिलिटी ऑफ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज़। यहाँ पर जो है बैंक रेट में ये अलाउ ही नहीं किया जाता कि रीपर्चेज किया जा सके सिक्योरिटीज़ का, लेकिन रेपो रेट में रीपर्चेज किया जा सकता है इन सिक्योरिटीज़ का। उसके बाद है कि जो बैंक रेट है वो सिंपली एक रेट ऑफ डिस्काउंट ही होता है, लेकिन जो रेपो रेट है उसको हम रीपर्चेज रेट भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि जो बैंक रेट है वो रिलेटेड होता है टू द बोरविंग्स बाय द कमर्शियल बैंक टू कोप विद इमीडिएट कैश क्रंच। इसमें जो है लोन अगर दिया जाता है तो इसमें इमीडिएट कैश क्रंच दिया जाता है, यानी अगर बहुत ज़्यादा इमीडिएटली ज़रूरत है कमर्शियल बैंक को तो उस टाइम पे दिया जाता है। लेकिन जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म बोरविंग्स होती हैं बाय द कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पर भी यही मोटी मोटी सी बात है, इन्फ्लेशन के टाइम पर इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पर इसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है। बैंक रेट पॉलिसी जो है एग्जैक्टली उसी तरह से वर्क करती है जिस तरह से रेपो रेट पॉलिसी वर्क करती है। और जो 3 ऑब्जर्वेशंस हमने रेपो रेट में पढ़ी थी वही 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर बैंक रेट में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि अब हम लोग क्या हैं, कस्टमर्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आरबीआई का कस्टमर कौन होगा, कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स जब अपने डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखते हैं, अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं, तो उस टाइम पर जो आरबीआई उनको इंटरेस्ट देती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये जो फंड्स हैं अलाउज द कमर्शियल बैंक टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। कमर्शियल बैंक्स को ये फंड्स अलाउ करते हैं कि इनकम को जनरेट कमर्शियल बैंक कर सकता है। इन्फ्लेशन के टाइम पर इसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पर इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अभी ये क्यों किया जाता है, देखो अब यहाँ पर ये है आरबीआई और यहाँ पर है ये कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कराए, ठीक है जी, डिपॉजिट कराए। अब उस पर आरबीआई कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 10% इंटरेस्ट दूंगी, ठीक है। उसको कितना मिल रहा है, यानी 1 लाख का कितना बन जाएगा कमर्शियल बैंक का, 1,10,000 का, ठीक है। अब अगर ये बढ़ाती रहेगी, अब ये फिर अगले बार फिर 10% देगी तो ये कितना हो जाएगा, इस पर 10% और जोड़ दो तो 1,20,000, अभी बढ़ते ही जाएगा। अब जब इन्फ्लेशन का टाइम आ जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा
जो मार्केट में है प्राइजेस भी राइज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे की मनी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पर। तो अब मनी की सप्लाई को उनको कम करना है, तो वो क्या करती है, इस रेट को डिक्रीज़ कर देगी, 5% कर दिया। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर इसलिए इसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है। और डिफ्लेशन के टाइम पर, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है, कोई पैसा नहीं आ रहा, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है मार्केट में, तो उस केस में डिफ्लेशन कर दिया जाता है। यहाँ पे जो इसका रेट होता है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अब 5% से वापस 10% कर सकती है या 15% कर दे, जिस हिसाब से मार्केट में डिफ्लेशन आ रखी है। तो ये रीज़न होता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन पे क्या किया जा रहा है, डिफ्लेशन पर क्या किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये जो रेशियो होती है इसमें क्या करते हैं कि जो कुछ रिजर्व, कैश रिजर्व जो है RBI के पास जमा करा देता है कमर्शियल बैंक, जो भी परसेंटेज RBI उनको बताता है। यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन आप लोगों को दी हैं, इनमें से आपको जो भी आसान लगे वो कर लेना। उसके बाद है इन्फ्लेशन के टाइम पर इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पर इसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है। इसका रीज़न भी वैसे ही है जैसे कि मैंने रेपो रेट में बताया था। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको RBI के पास कुछ रेशियोज, जो लिक्विडिटी एसेट्स होती हैं उनको रखना पड़ता है। तो इनमें क्या होता है कि ये भी परसेंटेज जो है RBI ही डिसाइड करती है, चाहे CRR की है चाहे SLR की है। इनकी परसेंटेज भी RBI के द्वारा ही डिटरमाइन की जाती हैं। और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लीगली बाउंड होते हैं इनको फुलफिल करने के लिए। अब लिक्विड एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स इंक्लूड की जाती हैं? पहला होता है कैश, दूसरा होता है गोल्ड और तीसरा होता है अनएनकम्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। ये वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिन पर जो है कमर्शियल बैंक्स लोन को रेस नहीं कर सकता, और इसको इन्फ्लेशन के टाइम पर इंक्रीज़ कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पर डिक्रीज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि ओपन मार्केट में जो RBI है वो कुछ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो सेल या परचेज करती हैं। और ये किस तरह से सेल परचेज किया जाता है, अगर इन्फ्लेशन का टाइम होगा तो इनको सेल कर देगी RBI, और अगर डिप्रेशन का टाइम होगा तो इनको परचेज करेगी। ठीक है, आज जो है यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता देती हूँ कि इन्फ्लेशन के टाइम पर सेल और डिफ्लेशन के टाइम पर परचेज क्यों किया जाता है। कि अगर मान लीजिए RBI जो है, अब इन्फ्लेशन का टाइम था, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई हो रही है, तो RBI क्या करती है, फटाफट से इन सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देती है। अब जब सेल करेगी तो क्या होगा कि जो पर्सन्स हैं उसको परचेज करेंगे, तो RBI के हाथ में मनी आती रहेगी। तो मनी आती रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर मनी की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी इन्फ्लेशन के टाइम पर। अब डिफ्लेशन के टाइम पर परचेज क्यों करती है, वो इसलिए करती है कि कुछ सिक्योरिटीज़ जो भी होंगी पर्सन्स के पास हैं, जो पहले या सेल करी गई हैं या वैसे ही हैं, तो प्रॉपर्टीज़ को वो क्या करना शुरू कर देती हैं, परचेज करना। कि अब हम परचेज करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा उन पर्सन को, पैसा, तो वापस से मनी सप्लाई सही हो जाएगा डिफ्लेशन के टाइम पर। तो आज हम कहेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बाय बाय।